इधर केके सिद्धार्थ को अपनी टीम के हवाले कर जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ करता है, केके सुनो मेरी बात। केके उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पारस के बॉडीगार्ड सिद्धार्थ को बेरहमी से मारते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ हिम्मत करके चीखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं रुके तो शायद तुम सब मिस्री को खो दोगे। केके रुक जाता है। इधर सभी टॉप डॉक्टर्स वहां आ चुके थे। सबको बस एक ही इंस्ट्रक्शन थे कि मिस्री की जान हर हाल में बचानी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो सब मारे जाएंगे। डॉक्टर्स मिस्री को एग्जामिन कर रहे थे। पारस गेट के बाहर खड़े होकर शीशे से मिस्री की सांसों को तेजी से चलते देख रहा था। मिस्री को उस बेड पर लेटे देख पारस की सांसें भी जैसे चल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्री की सांसें जैसे जैसे उखड़ रही हैं, वैसे वैसे पारस की बेचैनी बढ़ रही है। मगर उसे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसके फेस पर कोई भाव भी थे तो बस एक टक बिना पलक झपकाए मिस्री को देख रहा था। अंदर मिस्री की हालत लगभग पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो बेड को पकड़े हुए थे और ज़ोर ज़ोर से सांस के ले रही थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथों की उंगली एक क्लिप लगी थी जो ईसीजी मशीन कनेक्टेड थी। मिस्री की आंखों के सामने पारस के साथ बिताए एक एक पल आ रहे थे। उससे हुई उसकी पहली मुलाकात जो बस में हुई थी। उसके बाद मिस्री का उसे कॉलेज के इवेंट में देखना। मिस्री की आंखों के सामने पारस का उसे हॉस्पिटल लेकर जाना, उसके जले हुए हाथ का दिखाना, मिस्री को गाड़ी में बैठा उसका सीट बेल्ट बांधना, मिस्री के लिए उसके घर वालों से लड़ाई करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे शादी करना, ये कहना है मेरी बेबी है, पारस का उसको जॉब ऑफर करना, मैं कवर करना, उसके घर अचानक चले जाना, उसका सबके सामने कहना उसे मेरा एडवांटेज लेने का पूरा हक है। उसके बाद उसके बिताए हर पल याद आ रहे थे। पारस का उसे चाय की टपरी पर के पास जाना, पारस का उसे फर्स्ट किस करना, मिस्री को प्रपोज करना, हल्दी का फंक्शन और आज के सभी पल एक कारवां की तरह उसकी नज़रों के सामने आने लगे। इधर पारस को भी मिस्री के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। मिस्री का उसका ख्याल रखना, ड्रग्स लेने वाली बात की उसे शुरू से लगता था पारस ड्रग्स लेता है। मिस्री का पारस को पैनिक अटैक से बचाने के लिए उस ब्लैक साड़ी में डांस करना जो शायद उसे पसंद नहीं था, मगर उसने उसके लिए ये सब किया। मिस्री का उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखना, उसके बिना कहे सब समझ जाना, उसके साथ बिताए हर पल। पारस बस मिस्री को देख रहा था और उसकी मुस्कुराहट उसके सामने आ रही थी। मिस्री को मासूमियत, मिस्री के प्यार से मिस्टर खड़ूस कहना उसको याद आ रहा था। मयंक और वेद जी पारस को यूं देख उसके पास आते हैं और कंधे पर हाथ रख कहते हैं, मिस्री ठीक हो जाएगी, तो फिक्र मत कर। पारस अब भी बस मिस्री को ही देख रहा था। वो गेट के पास लगे शीशे से मिस्री को देखते हुए कहता है, मुझे पता है जीजा जी, वो ठीक हो जाएगी। उसने वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो जानती है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो ज़रूर मेरे लिए आएगी। पारस के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। पारस उसे देख कहता है, मिस्री। सभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं। कोई भी कुछ भी कहने से डर रहा था। पारस कहता है, मिस्री कैसी है? डॉक्टर अब भी चुप थे। किरण, डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? बोलिए, मिस्री ठीक तो हो जाएगी ना? मैं कहता है, डॉक्टर कुछ बोलिए। पारस एक डॉक्टर को कस के पकड़ कर कहता है, स्पीक अप डेमिट, इसकी स्पीक अप। अमिताभ जी कहते हैं, पारस गुस्सा मत कर, पहले उन्हें बोलने तो दे। डॉक्टर तो काँप रहे थे क्योंकि पारस का गुस्सा देख उन्हें पारस में साक्षात यमराज दिख रहे थे। पारस जब देखता है कोई डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं तो वो गुस्से से एक को जोरदार पंच लगाता है और कहता है, मेरी मिस्री को क्या हुआ है बताओ। वो डॉक्टर ज़मीन में गिर जाता है। बाकी सभी डॉक्टर्स को पारस के गार्ड गन तान देते हैं। पारस अपने बैग से गन निकालता है और डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर के सिर पर लगाते हुए कहता है, बोलो जल्दी क्या हुआ उसे।
डॉक्टर कांपते हुए स्वर में कहता है, वो मैम को बचाना मुश्किल है। उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया है। इन्हें जो जहर दिया गया है वो एक स्पेशल टाइप का जहर है जो इनके मेहंदी के जरिए इनकी बॉडी में फैल रहा है। ओह, अब बस कुछ पल के मेहमान हैं। ये शब्द कुछ पल की मेहमान, सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आज पारस के प्यार की मेहंदी मिस्री की जान लेने वाली थी। पारस एक पल को ब्लैक सा हो जाता है, मगर दूसरे पल वो डॉक्टर की कॉलर पकड़ गुस्से से कहता है, क्या मतलब बचाना मुश्किल है? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी मिस्री है, उसे तुम्हें बचाना होगा, वरना तुम तो अपनी जान से हाथ धोगे ही। साथ में तुम्हारे इस पूरे हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूंगा, सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। मेरी मिस्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझे तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो आखिरी सांस ले रही है, उसकी सांसों पर मेरा हक है। मुझसे बिना पूछे वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बेद जी और मयंक डॉक्टर को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। बेद जी कहते हैं, पारस संभाल खुद को, डॉक्टर पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मगर पारस तो जैसे किसी के बस में ही नहीं आ रहा था। अमिताभ जी भी काफ़ी परेशान कोशिश कर रहे थे समझाने की, मगर कुछ नहीं हो रहा था। किरण रोते हुए अपनी माँ के गले लगाकर कहती है, माँ, भगवान ने क्यों मेरी मिस्री को इतने दुश्मन दिए कि उसकी ज़िंदगी में इतनी दर्द क्यों माँ, क्यों? बीना भी रोने लगती है। शुभ उसे संभाल रहा था। बीना कहती है, शुभ, आज तक मिस्री दी के साथ मैंने बहुत गलत किया। अब जब मैं उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ तो मुझे छोड़कर नहीं शुभ। शुभ, तुम कुछ करो, उसे बचा लो। कुछ करो शुभ, कुछ करो, मेरी बड़ी बहन को बचा लो प्लीज़। प्रभा जी को तो ऐसा सदमा लगा कि वो वहीं गिर जाती हैं। विशाल बाकी डॉक्टर्स से कहता है, प्रभा जी को कुछ नर्स आकर ले जाती हैं। उनका चेकअप बाकी डॉक्टर करने लगते हैं। इधर पारस उस डॉक्टर को छोड़ देता है और किसी को कॉल करके कहता है, आई वांट बेस्ट डॉक्टर ऑफ माई वाइफ। इफ़ समथिंग हैपनेस टू हिम यू कैंट इवन इमेजिन व्हाट आई वर्ल्ड टू डू टू यू। केके जो हॉस्पिटल के अंदर ही आ रहा था, एक कदम रुक जाता है। पारस के गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका था। केके अब भागते हुए अंदर जाता है और कहता है, पारस सर। पारस गुस्से में केके के पास आकर गरजते हुए कहता है, डॉक्टर कहाँ है? केके के साथ सिद्धार्थ भी था, जिसे देख पारस का ज्वालामुखी तो जैसे अपनी चरम सीमा पर आ गया। वो पास पड़े गमले को उठा सिद्धार्थ के सिर पर दे मारता है। सिद्धार्थ वहीं जमीन में ढेर हो जाता है। जान तो उसमें पहले ही नहीं बची थी। वो तो बॉडीगार्ड के सहारे खड़ा था, मगर पारस के मारने से वो जमीन पर गिर जाता है। पारस अपनी गन से सिद्धार्थ के एक पैर पर गोली मारता है। उसके मुंह से निकलती है। वहाँ खड़े सब डर जाते हैं। नीति जो जैसे डर के मारे विशाल को कसकर पकड़ लेती है। मिस्री के चाचा जी को पारस का ये रूप देख उर्मिला का ख्याल आता है। वो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। किरण भी आगे आकर उसको मारने के लिए बढ़ती है, मगर मैंक उसकी कमर पकड़ उसे रोक लेता है। किरण रोते हुए गुस्से में कहती है, मैंक मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं इसे मार दूंगी जान से। इसने मेरी मिस्री को बिना किसी कारण जहर दिया, इसको मैं जान से मार दूंगी। और पारस, तुम मिस्री से प्यार करते हो ना? तुम्हें उसी प्यार की कसम, इस आदमी को मार दो, मार दो, इसे मार दो। मैंक उसे संभाल रहा था। किरण, शांत हो जाओ, जो होना था हो गया, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। किरण रोते हुए जमीन में बैठ जाती है। तभी केके पारस के पास आता है और केके कांपते आवाज़ में, सर, वो सिद्धार्थ। पूनम के तो हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा अब। पारस गुस्से में कहता है, इस सिद्धार्थ को जान से मार दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। केके कहता है, सर, उस सिद्धार्थ, जब आप मिस्री मैम को हॉस्पिटल ला रहे थे तब ये एंटीडोट दिया है, आप इसे इंजेक्ट कर दीजिए। पारस कहता है, मुझे इस इंसान पर बिलीव नहीं है, तुम जाओ और जाकर टॉप डॉक्टर्स को बुलाओ अभी। केके कहता है, मगर सर प्लीज़, ये एंटीडोट मिस्री मैम को लगने दीजिए। किरण कहती है, जीजू प्लीज़, मिस्री को बचाने का ये आखिरी रास्ता है, इसे लगने दीजिए। पारस गुस्से कहता है, नहीं, इस इंसान की बातों पर यकीन कर, मेरी मिस्री के जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। मैं कहता है, पारस, इसके अलावा हमारे पास
कोई ऑप्शन नहीं है। सभी टॉप डॉक्टर्स तो केके ने बुलाए हैं मगर सबने मना कर दिया है। तुम प्लीज़ इसे लगवाने दो पारस, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी इसे मिस्री को लगाने को कहो, पूनम ने कहा। बेद जी कहते हैं, हाँ पारस, मुझे भी यही लगता है, मिस्री को यही बचा सकता है। पारस को और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो केकी को कहता है, केके डॉक्टर को एंटीडोट देता है। डॉक्टर भागते हुए मिस्री के पास जाते हैं और वो एंटीडोट मिस्री में इंजेक्ट करते हैं। सभी लोग मिस्री के इर्द गिर्द खड़े थे। मिस्री की सांस अब भी तेज चल रही थी और पारस की जान भी जैसे मिस्री में अटक गई थी। 10 मिनट तक सब मिस्री को बिना पलके झपकाए देखे जा रहे थे। तभी अचानक मिस्री की सांसें कुछ नॉर्मल होती हैं और वो एकदम शांत हो जाती है। उसकी बॉडी में अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। पारस मिस्री के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। मिस्री की आंखों के किनारों से एक आंसू लुढ़क के उसके गालों पर आता है। पारस अपने हाथों से उसे पोंछते हुए कहता है, मिस्री तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। डॉक्टर जो मिस्री को बॉडी में मूवमेंट को रुकते देख उनके सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करते हैं और फिर ईसीजी मशीन को देखते हुए कहते हैं, सर शी इज बेटर नाउ। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है मगर पारस की आंखों में अब भी गुस्सा का ज्वालामुखी दहक रहा था। वो उठता है और जाने लगता है मगर मिस्री का हाथ पारस के हाथ को कसकर थामे हुए था, इसलिए पारस वहीं रुक जाता है। डॉक्टर पारस से कहते हैं, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। पारस वहीं बैठा रहता है। घर के सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। आते ही उर्मिला विशाल के पास जाती हैं और कहती हैं, मिस्री कैसी है। विशाल गुस्से में कहता है, बुरी खबर है माँ। उर्मिला शॉक्ड होते हुए, क्या क्या मिस्री। विशाल कहता है, मिस्री दी बच गई माँ, वो बच गई। अब आप नए तरीके ढूंढिए उसे सताने के। उर्मिला जी विशाल का हाथ पकड़कर कहती हैं, विशाल मेरी बात सुन बेटा। विशाल कहता है, नहीं माँ, माँ मुझे नफरत होती है ये सोचकर कि मैं आपका बेटा हूँ। आप जैसी माँ कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने दी को उस राक्षस को बेच दिया। माँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उर्मिला जी कहती हैं, विशाल वो तो मैंने बीना की शादी। विशाल कहता है, माँ बीना दी की शादी का बहाना करना बंद करो। बीना दी की शादी के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो आपको पापा ने भेज दिए थे, इसलिए ये पैसे का ड्रामा तो मत कीजिए आप, और हो सके तो मेरे सामने मत आइए। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मेरे दिमाग में आपकी ये हरकत नहीं चली जाए। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। उर्मिला जी विशाल को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं मगर वो उनका हाथ झटक कर चला जाता है। इधर उर्मिला जी हताश होकर बीना के पास जाती हैं जो शुभ के साथ आ रही थी। तो बीना भी बिना उर्मिला जी की तरफ देखे शुभ का हाथ पकड़ अपने कमरे में चली जाती है। उर्मिला जी सबकी नज़रों में खुद के लिए नफरत देख रही थी। बेद जी आते हुए कहते हैं, आपने अपने लिए खुद ये नफरत कमाई है। फिर वो भी पूनम के साथ चले जाते हैं। मिस्री के दादू तो बिना उर्मिला की तरफ देखे कहते हैं, बहू मिस्री को तेरे गोद में इस भरोसे डाला था कि बिन बाप की बच्ची है तो इसका ध्यान रखेगी। थोड़ा बहुत डांट डपट देना तो लगता था उसको भले के लिए डांट रही है। समाज में लड़कियों को ढील नहीं देनी चाहिए। बिना बाप की बेटी बिगड़ न जाए इसलिए तू ऐसा करती है, ये सोच मैं चुप था मगर तूने तो उसे एक चीज़ ही नहीं समझा। वो भी अपनी छड़ी उठाए वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्रभा जी को देखती हैं जिसे मयंक और किरण लेकर आ रहे थे। उर्मिला जो अब प्रभा जी के पास जाती हैं तो प्रभा जी हाथ दिखा उन्हें रोकते हुए, नहीं मेरे पास भी मत आना, जो करना था तुम कर चुकी। मेरी बेटी को राकेश के पास, छी छी, अरे वो सिद्धार्थ वो राकेश तो पराए थे मगर तुम तो सगी थी। किरण गुस्से से उर्मिला जी को देख वहाँ से प्रभा जी को ले जाती है। किरण का बस चले तो उर्मिला को उल्टा लटका कर मार दे मगर वो खुद को संभाल लेती है और प्रभा जी को अपने कमरे में ले जाती है। उर्मिला जी की आंखों में आंसू थे मगर कोई उनकी न सुन रहा था न उसको देख रहा था। तभी मनवीर जी मिस्री के चाचा उर्मिला के पास आते हैं और कहते हैं, उर्मिला तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ।
वरना पारस न जाने तुम्हारे साथ क्या कर दे। उसका वो भयानक रूप मैंने देखा है, वो न जाने क्या करेगा। उर्मिला जी आंसुओं के साथ, अब क्या किसी से डरना, अब मेरे परिवार ने मेरा तिरस्कार कर दिया। मनवीत कहते हैं, उर्मिला संभालो खुद को और तुम चली जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। इतना कहकर वो उर्मिला जी का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं सबको कह दूंगा कि तुम भाग गई। इतना कहकर मनवीत चले जाते हैं। उर्मिला उन्हें जाते देखती रहती हैं। कुछ देर बाद केके पुलिस लेकर राजपूत मेंशन आता है और उर्मिला जी को ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। विशाल केके से पुलिस को लाने का कारण पूछता है। केके कहता है, उर्मिला जी ने हितेश को मारा है, इसी जुर्म में उन्हें अरेस्ट करना है। विशाल कहता है, क्या अम्मा ने? केके कहता है, हाँ पारस सर को ये बात बहुत पहले पता थी, मगर वो अब तक चुप थे। पर अब विशाल और बीना कहती हैं, माँ ने ये सब। सावित्री जी हैरानी से कहती हैं, उर्मिला जी को हम क्या समझते थे और क्या निकली, उन्होंने तो सारे हद पार कर दिए। विशाल कहता है, नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, मानता हूँ वो बुरी है, मगर इतनी नहीं कि वो मर्डर ही कर दें। पुलिस कहती है, हमें उसके पक्के सबूत मिले हैं, हितेश को मारने में उर्मिला का हाथ है। नर्स ने इस बात की गवाही दी है। बीना रोने लगती है, माँ ने ये क्यों किया, क्यों माँ ऐसा आपने? विशाल और सुख वीना के पास जाकर उसे संभालते हैं। सुधा जी कहती हैं, सुख इसे इसके कमरे में ले जा, ऐसे माहौल में इसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा और वो इसके लिए ठीक नहीं है। सुख उसे लेकर चला जाता है। पूनम जी कहती हैं, लोगों के शक्ल को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो ये सब भी। माँ उर्मिला आंटी को कितनी अच्छी हैं थी, पर उन्होंने ये सब। प्रभा जी रोते हुए कहती हैं, इसमें गलती मेरी भी थी। अगर मैं समय रहते अपनी बेटी की साइड ले लेती, एक्शन ले लेती, तो शायद न उसके साथ इतने अत्याचार होते और न उर्मिला की नफरत इतनी बढ़ती। कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। इधर उर्मिला दर दर की ठोकरें खा रही थी। उर्मिला की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। इधर सारी रात उसकी आंखों में नींद गायब थी। सुबह का समय था। पारस वैसे मिस्री को देख रहा था, तभी उसे केके का कॉल आता है। पारस फ़ोन उठाता है और कहता है, सर उर्मिला भाग गई, वो कहीं है नहीं, मिल नहीं रही। उसने लेटर लिखा है कि उसे कोई ढूंढने की कोशिश न करे, उसे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए वो सबसे दूर जा रही है। पारस गुस्से से, उसे ढूंढो, उसे इतनी आसानी से पारस नहीं छोड़ेगा, उसकी हर गलती का हिसाब होगा। और केके पारस की पूरी बात पूरी होने से पहले ही कहता है, सर सिद्धार्थ इज नो मोर। उसने भागने की कोशिश की थी और एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया और वो वहीं मारा गया। पारस गुस्से में कहता है, मगर उर्मिला को जिंदा नहीं छोड़ना है, उसे भी मार दो, उसे मार दो, समझे? उसे ढूंढो, कल तक मुझे उसकी लाश पुलिस से कहो, कुछ भी करे, मुझे उसकी लाश। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। पारस मिस्री की तरफ देखता है। मिस्री धीरे धीरे आंखें खोलती है और धीरे से कुछ बोलने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत धीरे बोल रही थी, इसलिए पारस केके से कहता है, होल्ड ऑन। पारस थोड़ा झुककर मिस्री को सुनने की कोशिश करता है। मिस्री लड़खड़ाते हुए स्वर में कहती है, पारस जी, आप उन्हें आप कुछ नहीं कहेंगे। चाची जी ने जो किया उसके लिए आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, प्लीज़। पारस मिस्री की बात सुन हैरान था। इतना दर्द, इतनी तकलीफ देने के बाद भी मिस्री ये कह रही है। पारस गुस्से से कहता है, नहीं मिस्री, उसे मैं जाने नहीं दे सकता, उसे मरना होगा, समझी तुम? मिस्री अब कहती है, आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, उनको सज़ा कान्हा जी देंगे। उन्होंने जो किया उसकी माफ़ी उन्हें नहीं दे रही, मगर आप उनको मार दें ये भी गलत है ना? मिस्री काफ़ी मुश्किल से बोल रही थी। पारस कहता है, मिस्री, मगर फिर चुप हो जाता है, ये सोचकर कि मिस्री से और बहस की तो वो और आर्गुमेंट करेगी और ये उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। वो एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा ठंडा करता है और कहता है, ठीक है, मगर मेरी नज़रों के सामने जिस दिन वो आई, देख लेना, वो उनका आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए पारस की आंखों में मौत का सौदागर साफ दिख रहा था। तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। मिस्री कहती है, हाँ। पारस केके से बात करता है और कहता है, उर्मिला को जाने दो और सिद्धार्थ की माँ के घर पैसे भेज दो। उसकी माँ की हर चीज़ का
मेक श्योर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भले ही उसने मेरी मिस्री को मारने की कोशिश की, मगर उसकी ही वजह से आज वो ठीक है और उसमें उसकी माँ की गलती नहीं। सो ध्यान रखना। के कहता है, ओके सर। कॉल कट जाता है। इधर पारस अब भी मिस्री के पास बैठा किसी सोच में था। मिस्री बहुत देर से उसे देख रही थी। जब उसे लगता है कि पारस अब कुछ नहीं बोलेगा तो कहती है, पारस जी। पारस मिस्री को देखते हुए, हाँ। मिस्री कहती है, आप क्या सोच रहे हैं? पारस कहता है, यही कि तुम्हारा गुनाहगार मैं भी हूँ। मैंने भी गलती की है जिसकी खबर तुम्हें आज तक नहीं है। मिस्री पारस को असमंजस में देखती है और कहती है, क्या? आपने क्या किया? पारस कहता है, मिस्री वो। मिस्री मुस्कुराती है और कहती है, रहने दीजिए, मुझे नहीं जानना। मुझे यकीन है आप कभी भूल से भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मुझे दुख दे। पारस मिस्री के सिर झुकाए कहता है, नहीं मिस्री, मुझे बताना है। आज जब तुम इस बेड पर लेटी थी और डॉक्टर ने कहा अब तुम। फिर वो कुछ देर शांत रहता है। मिस्री ने पहली बार अपने सामने पारस का सिर झुका देखा था। वो अब पारस को देख रही थी। फिर वो पारस के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। पारस मिस्री की आंखों में देखता है जिनसे पारस के लिए एक विश्वास था। अब पारस कहता है, मिस्री, मैंने भी तो एक तरीके से तुम्हें धोखा ही दिया है। तुमसे प्यार तो किया, मगर तुम्हारे दिल की बातें खुद न समझ सका। तुम्हारे दिल के बारे में जाना भी तो तुम्हारी डायरी से। मानता हूँ ये गलत है, मगर मैं खुद को नहीं रोक सका। मिस्री की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, क्या? पारस आगे कहता है, मिस्री, में तुम्हारे साथ जो किया वो सब मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मतलब आपने मेरी डायरी पढ़ी? मिस्री ने हैरानी से कहा। पारस सिर झुकाए ही कहता है, हाँ। मिस्री के दिमाग में एक साथ काफ़ी चीज़ें चलने लगी। वो कहती है, मतलब मेरे पापा के घर के बारे में, अंगूठी के बारे में, सब सब आप मेरी डायरी से? पारस सिर झुकाए ही, हाँ। मिस्री कहती है, पारस जी, आपने मेरी प्राइवेसी का जरा भी ध्यान नहीं रखा। पारस कहता है, जानता हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दो मिस्री, प्लीज़ 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 मिस्री। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा निजी जीवन था, पास्ट था, जिस पे झांकना गलत था। मुझे माफ़ कर दो। मिस्री पारस के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके सिर को उठाते हुए कहती है, आपकी माफ़ी नहीं मिलेगी, आपकी सज़ा मिलेगी। आपने मुझे धोखा दिया, मेरी पर्सनल चीज़ों को पढ़ा, मेरी हेल्प करने की कोशिश की, मेरे पापा पर लगे इल्ज़ाम को हटाया, मेरे से इतना प्यार किया जिसके बदले आपने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की। मुझे मेरे सपने को जीने का मौका दिया जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे मुकाम पर खड़ा किया। उसकी सज़ा आपको मिलेगी, और आपकी सज़ा यह है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी आज, वो भी उसी मुहूर्त पर। बोलिए, मंजूर है? पारस की आंखों में हल्की सी नमी थी और मिस्री की आंखों में भी आंसू थे। पारस हाँ में सिर हिलाता है। मिस्री उसके सीने पर सिर रख लेती है तो पारस भी उसके अपनी बाहों में भर लेता है। पारस कहता है, लव यू मिस्री, आई लव यू वेरी वेरी मच। मिस्री रोते हुए, पारस जी, मगर आज से मैं डायरी नहीं लिखूंगी। पारस मिस्री को बाहें में भरे हुए ही कहता है, पर क्यों? मिस्री कहती है, क्योंकि आज से आप मेरी डायरी हैं। पारस हंसने लगता है और मिस्री के सिर पर एक सॉफ्ट किस करता है। इधर शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। मिस्री को डिस्चार्ज मिल गया था, मगर उसके साथ अब भी एक डॉक्टर्स और नर्स रखी थी। पारस ने, ताकि मिस्री को कोई दिक्कत हो तो उसे संभाल लिया जाए। मिस्री के दादा ने सबको कह दिया था कि उर्मिला को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं जाएगा और कोई भी उसके जाने का शोक नहीं मनाएगा। सब लोग अब मिस्री की शादी की तैयारी में बिजी थे। इधर पारस को कॉल आता है, उर्मिला ने सरेंडर कर दिया है। उसने जुर्म कबूल कर लिए हैं कि उसने हितेश को मारा था, क्योंकि हितेश ने उसका प्लान फेल कर दिया था। इसी गुस्से में उसने हॉस्पिटल में आकर उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था और कनिका को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उसने ही सिद्धार्थ के घर उसके पिता की हैंड राइटिंग में वो सुसाइड नोट लिखा था। पारस कहता है, उन औरतों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। उसे एक कैदी से भी बदतर जिंदगी मिलनी चाहिए वहाँ।
इंस्पेक्टर कहता है, ओके सर। पारस कॉल कट करता है। तभी बेची और मयंक आते हुए, अरे ये क्या, तू रेडी नहीं हुआ? यहाँ दुल्हन सज चुकी। पारस कहता है, हाँ बस रेडी हो रहा था। बेजी पारस को रोकते हुए, अरे रुको साले साहब, क्या रेडी होने जा रहे हो? आज का दिन मेरा है, हमारे यहाँ रस्म है। जीजा जी साले को सजाता तो आज मेरी बारी है तुम्हें दूल्हा बनाने की। पारस शक की निगाहों से देखते हुए, आप बनाएंगे, कोई शक है? बेजी ने कहा। मैंग हंसते हुए कहता है, वैसे जीजू शक तो है। पारस भी मैंग को देखते हुए, मीकू मेरी ड्रेस लेके आ। और जीजा जी आप ना। बेजी को पकड़ बेड पर बैठाते हुए पारस ने कहा, यहीं बैठिए और देखिए आज मिस्री का राजकुमार उसके लिए कैसे रेडी होगा। और रही बात आपके रेडी करने की, तो याद है आप अपनी शादी पर कितने देर से रेडी होकर आए थे? दी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि वो दुल्हन बने बने ही झपकी लेने लगी थी। और मैं नहीं चाहता मेरी दुल्हन मंडप पर सो जाए। मैंक और पारस अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेद जी मुँह बनाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मेरी फनी, वो तो तुम्हारे घर में शादी में धोती आई थी जो तुम मुझे पहनने नहीं आती थी, बस इसलिए लेट हो गया था। पूनम कहती है, ओ पतिदेव, क्या हाँ झूठ भी उससे बोलो जिसे पता ना हो। आप ही ने ड्रेस अब अपने पसंद से ली थी, सोचते हुए वो क्या था, साउथ इंडियन स्टाइल शादी चाहिए थी आपको, इसलिए आप ना चुप ही रहिए। मैंक वेद जी के पास बैठकर, दी क्या दी आपने तो जीजू की पोल ही खोल दी। पूनम मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा। पारस कहता है, हाँ दी, आपको ये बात सिर्फ हमें नहीं सबको बतानी थी, ताकि ये जो अफवाह फैलाते हैं ना, वो फैलाना बंद कर दें कि अपने इन्हें धोती दिलाई थी। पूनम हैरानी से, क्या आप ऐसा कहते हैं? पारस कहता है, हाँ, यकीन नहीं तो मिकी से पूछ लो। वेद जी पारस को देख आंखें बड़ी करते हुए, क्या पारस क्यों बीवी से पिटवाने क्या काम कर रहा है? पूनम मैंग को देखते हुए, मैंग सच है क्या? अब बेचारा मैंग किसी की साइड बोले, दोस्त की या जीजू की, वो मुंह पर अंगुली रख लेता है, जिसका मतलब था उसे नहीं पता। पारस अपने कमरे में रेडी हो रहा था, इधर मिश्री अपने कमरे में रेडी हो रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी वर पूजा के लिए पारस को बुलाते हैं। पारस बेची और मैंग के साथ वहां आता है। शुभ आकर कहता है, भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आई विश आप हमेशा खुश रहें। ये कहते हुए शुभ की आंखों में नमी थी, वो पारस के गले लग जाता है। पारस उसके पीठ पर हाथ रख लेता है। शुभ को इमोशनल होता देख मैंक हंसते हुए शुभ के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, शुभ बेटा, विदाई पारस की नहीं मिश्री भाभी की होगी, तो इतना इमोशनल मत हो। शुभ अब पारस से अलग होता है और अपने हाथों पोंछते हुए कहता है, वो बस ऐसे ही। पारस शुभ को ही देख रहा था। तभी सावित्री जी आवाज़ लगाते हुए, तुम सब वहीं रहोगे या फिर यहाँ आओगे? मुहूर्त निकला जा रहा है। बेजी और मैंक आगे बढ़ते हुए, माँ, हाँ माँ, आ रहे हैं। मगर पारस आगे नहीं बढ़ता। शुभ जा रहा था, उसे रोकते हुए कहता है, शुभ। शुभ जिसकी आंखों में अब भी नमी थी, वो उसे छुपाते हुए पलट कर कहता है, हाँ भाई। पारस शुभ की आंखों में देखते हुए कहता है, तो यहाँ रुक सकता है। शुभ एक पल को शॉक्ड हो जाता है, फिर कहता है, नहीं भाई, मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं। पारस कहता है, नहीं, जो रीज़न था तुझे यहाँ से भेजने का, वो थी बीना। और मुझे लगता है बीना सुधर गई है, क्योंकि वो सीडी। शुभ कहता है, जानता हूँ सीडी के बारे में सब, मैंने तब सब सुन लिया था। बीना ने आपको सीडी के बारे में बताया था। पारस कहता है, हाँ तो अब तुम नहीं जाओगे? शुभ मुड़कर जाते हुए, पर भाई मुझे जाना होगा। पारस अब शुभ के सामने आकर खड़ा होता है और गुस्से से कहता है, पारस राजपूत को शुभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहता है, अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं, जानता हूँ, नहीं जा रहा। हैप्पी। पारस शुभ की स्माइल देख खुद भी मुस्कुरा देता है और उसके गले लगकर कहता है, सॉरी, तुझे तो बिना बात के सजा दी मैंने। शुभ पारस से थोड़ा दूर होकर, सॉरी। पारस राजपूत कब से सॉरी कहने लगा। पारस शुभ के गाल पर हाथ रखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ, जब से तेरी भाभी ने से इश्क करने लगा। बेची और मैंक आते हुए, ओए होए, इश्क कहाँ? पारस अब उनको घूरता है तो मैंक कहता है, चलो चलो।
पंडित जी बुला रहे हैं। पारस अब पंडित जी के पास जाता है। वर पूजा होती है। मिस्री को बुलाने वीणा, किरण, पूनम और नीति जाती हैं। कमरे में आते ही तो मिस्री रेडी हो चुकी थी। दुल्हन के रूप में मिस्री और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था, हाथों में लाल कलर का डिजाइनर चूड़ा, महारानी स्टाइल ज्वेलरी। लहंगे को पारस के ऑफिस में स्पेशली मिस्री के लिए डिजाइन किया गया था। उसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट था एंड उस पर किया वर्क पूरा रेशम का था, जिससे रोज गोल्ड की कारीगरी हुई थी। मगर तब भी उसे लहंगे का वेट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि पारस ने वो मिस्री के लिए स्पेशली ड्रेसिंग करवाया था। लहंगे के किनारियों पर कट वर्क रखे थे, जो कहीं खूबसूरत लग रहा था। मिस्री को दुल्हन के रूप में किरण कहती है, कोई तो रोक लो। आय हाय, कितनी सोनी लग रही है मेरी मिस्री। मिस्री शर्म से नज़र झुका लेती है। पूनम जी मिस्री के पास आकर अपने आंखों के किनारे से काजल लेकर मिस्री के कानों के पीछे लगाते हुए, सच मिस्री बहुत प्यारी लग रही हो। नीतू पूनम के कंधे को दोनों हाथों से पकड़ थोड़ा बैठ होकर मुस्कुराते हुए मिस्री को देख, आज तो भैया को आपसे फिर से प्यार हो जाना है। बीना भी मिस्री के पास आकर उसके हाथों को थाम कहती है, सच दी, आप बहुत प्यारी लग रही हो। कान्हा जी करें आपको दुनिया की हर खुशी मिले और आप पर कभी कोई गम का साया ना आए। मिस्री बीना को देखती है। आज उसने बीना के मुंह से पहली बार दी सुना था। वो बीना को देख ही रही थी कि बीना मिस्री के गले लगकर कहती है, आई एम सो सॉरी, जानती हूँ मेरी गलती के लिए सॉरी शब्द कम है, मगर फिर भी। मिस्री बीना को खुद से थोड़ा अलग कर कहती है, तू जानती है ना मैं तेरी दी हूँ तो मार खाएगी मुझसे अगर फिर दोबारा सॉरी बोला तो। सिस्टर्स में फाइट होती रहती है, समझी। बीना मुस्कुरा देती है और कहती है, दी। मिस्री कहती है, हाँ। बीना कहती है, आप बहुत 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 अच्छी हो। मिस्री मुस्कुराते हुए, वो तो मैं हूँ। पूनम कहती हैं, अरे अब चलो भी, वैसे भी मेरे पारस को एक एक पर भारी लग रहा है तुम्हारे बिना। किरण हंसते हुए, वो तो है, लेकिन ये चांद थोड़ा देर से दिखेगा। ऐसा कहते हुए वो मिस्री के चेहरे पर घूंघट डाल देती है। नीति कहती है, ये क्यों? किरण कहती है, क्योंकि ये सालियों का निग होगा। अगर दुल्हन को देखना है तो नेक देना होगा। बीना कहती है, हाँ। पूनम हंसते हुए, अच्छा ठीक है, अब चलें। मिस्री अब आगे बढ़ती है। उसके हाथों उसके घूंघट को थामे हुए थे। मिस्री के एक साइड किरण और पूनम और दूसरी साइड बीना और नीति थी। मिस्री धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। पारस जो मंडप में था मिस्री को देखता रह जाता है। घूंघट में मिस्री की आंखें बस थोड़ी थोड़ी दिख रही थी और माथे पर लगी लाल बिंदी। लाल रंग तो पारस को मिस्री पर वैसे ही काफ़ी जचता है था। वो लाइंस याद है जो पारस ने कही थी मिस्री को, तुम्हें लाल रंग जानकर पहनती हो ना, मुझे अपने करीब लाने के लिए, क्योंकि ये लाल रंग मुझे मदहोश करता है, तुम्हारी ओर लेकर आता है। सो अब सोचिए आज पारस का क्या हाल होगा। उसकी दुल्हन लाल जोड़े में घूंघट किए उसके तरफ आ रही थी। मिस्री अब सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। अभी विशाल और बेची एक साइड से मिस्री के सिर के ऊपर चूनर ले हुए, बाकी दो साइड विशाल के फ्रेंड ने पकड़ ली थी। किरण और बीना आगे आगे चल रही थी। पूनम नीति तेज कदमों से अब पारस के पास आ चुकी थी, मगर पारस की नज़रें बस मिस्री पर टिकी थी। प्रभा जी, सुधा जी, सावित्री जी और अमिताभ जी, दादू पवन भी जी, मनवीर जी, किरण की माँ, मैंग के मॉम डैड अभी मिस्री को देख मुस्कुरा रहे थे और फूलों की बरसात कर रहे थे। पारस के दिल में बस एक धुन बज रही थी, या यूं कहे कि सॉन्ग प्ले हो रहा था।